अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं आप सब बच्चे। लास्ट टाइम हमने टॉपिक डिस्कस किया था ब्लड सर्कुलेशन इन लंग्स। आज हमारे पास टॉपिक है द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के मैकेनिज्म को डिस्कस करने से पहले ब्रीथिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं। बच्चे, ब्रीथिंग एक सिंपल फिजिकल प्रोसेस है जिसमें एयर को इनटेक किया जाता है और एक्स्ट्रा एयर को एक्सपेल आउट किया जाता है। ब्रीथिंग के नेक्स्ट 2 स्टेप्स हैं, इनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेप का नेम है इनहिलेशन। इनहिलेशन का सेकंड नेम है इंस्पायरेशन। इनहिलेशन की डेफिनेशन, इनहिलेशन मींस इनटेक ऑफ एयर। बच्चे, इनहिलेशन कहते हैं एयर को अंदर लेकर जाना और एक्सहिलेशन कहा जाता है एयर को रिमूव आउट करना, एयर को बाहर निकालना। तो बच्चे, इनहिलेशन के यूनिट्स को डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से डायग्राम को देख लेते हैं। तो फर्स्ट डायग्राम है हमारे पास इनहिलेशन, सेकंड डायग्राम है एक्सहिलेशन। डायग्राम को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा यहां से समझ लेते हैं। बच्चे, 9th में आपने बोयल्स लॉ पढ़ा हुआ है। अकॉर्डिंग टू बोयल्स लॉ, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू वॉल्यूम। इट्स मीन अगर हमारे पास प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। देख, सपोज करें हमारे पास ये 2 कंटेनर हैं। ए को मैंने नेम दे दिया कंटेनर ए का और दूसरे कंटेनर का नेम है कंटेनर बी। अब हमारे पास इस दोनों कंटेनर में लिक्विड मौजूद है। ये जो फर्स्ट वाला कंटेनर ए है बच्चे, इसमें हमारे पास वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहां तक है। इट्स मीन इसका वॉल्यूम ज्यादा है। वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम होगा। जबकि जो दूसरा कंटेनर है इसमें हमारे पास वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहां तक पाए जाते हैं। इट्स मीन इसका वॉल्यूम कम है और प्रेशर ज्यादा है। अब आपको पता है मॉलिक्यूल्स हमेशा मूव करते हैं हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है तो यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल मूव करना स्टार्ट कर देंगे सेकंड वाले बी कंटेनर में, और ये तब तक मूव करेंगे जब तक हमारे पास बी कंटेनर का वॉल्यूम ए कंटेनर के इक्वल नहीं हो जाता। अब देखिए बच्चे, बाहर प्रेशर ज्यादा है तो हमने अभी देखा कि हमेशा चीजें मूव करती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो हमने अंदर प्रेशर कम करना है। प्रेशर को कम करने का फार्मूला हम दे चुके हैं। प्रेशर कम होगा। प्रेशर कब कम होगा, जब वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो इनहिलेशन के प्रोसेस में हमने ये जो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम है ये इंक्रीज करना है। चेस्ट कैविटी के वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले हमारे पास रिब्स के अंदर बच्चे इंटरकोस्टल मसल्स पाए जाते हैं। ये इंटरकोस्टल मसल्स कंट्रैक्ट होंगे, सिकुड़ेंगे और रिब्स ऊपर की तरफ मूव करेंगी। देख सकते हैं आप, वहां से आपको फर्क नजर आएगा। ये जो फर्स्ट वाली डायग्राम है इसमें रिब्स ऊपर की तरफ मूव कर रही हैं, ये इसमें मसल्स पाए जा रहे हैं। रिब्स मसल्स कंट्रैक्ट हुए हैं, रिब्स ऊपर की तरफ मूव की है। नेक्स्ट हमारे पास एट द सेम टाइम ये जो डायाफ्राम यहाँ पे प्रेजेंट है, ये देखिए, ये मैंने डायफ्राम बनाया है। ये लंग्स है, लंग्स में यहाँ पे बिलो द लंग्स डायफ्राम प्रेजेंट होता है। तो बच्चे, ये जो डायफ्राम प्रेजेंट है ये डायफ्राम लोअर नीचे की तरफ हो जाएगा। पहले ये ऊपर था तो ये थोड़ा इस तरह नीचे की तरफ हो जाएगा। जब ये नीचे की तरफ होगा तो हमारे पास ऑटोमेटिकली वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा प्रेशर खुद ब खुद डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों चीजें एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल वर्क कर रही हैं। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, प्रेशर डिक्रीज हो गया। जब इनसाइड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और आउटसाइड प्रेशर इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली एयर मूव करेगी आउटसाइड टू इनसाइड। तो हमारे पास एयर एंटर हो जाएगी लंग्स में। एयर का एंटर होना लंग्स में इनहिलेशन कहलाता है। इनहिलेशन के प्रोसेस में हमने क्या देखा, हमने कहा कि हमारे पास इंटरकोस्टल मसल्स कंट्रैक्ट हो जाती हैं, रिब्स ऊपर की तरफ रेज्ड हो जाती हैं और डायाफ्राम जो ये था ये डायाफ्राम नीचे की तरफ लोअर हो जाता है। जब डायाफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है तो इसकी कंट्रैक्शन की वजह से हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम की इंक्रीज होने की वजह से प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और एयर मूव करती है इनटू द लंग्स। इसकी रीडिंग कर लेते हैं। रीडिंग में हमारे पास यही बता रहे हैं द इंटरकोस्टल मसल्स। वैसे इंटरकोस्टल मसल्स कहा जाता है रिब्स के मसल्स को। ये रिब्स के दरमियान प्रेजेंट होते हैं। वो कह रहे हैं ये मसल्स कंट्रैक्ट होंगे। जब ये कंट्रैक्ट होती हैं तो रिब्स ऊपर की तरफ मूव कर जाती हैं एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द रिब केज, और रिब केज की जो मूवमेंट है वो भी बाहर की तरफ हो जाती है। एट द सेम टाइम, सेम उसी वक्त डायाफ्राम आल्सो कंट्रैक्ट, डायाफ्राम भी कंट्रैक्ट होता है और नीचे की तरफ मूव कर जाता है। ये दोनों कंट्रैक्शन, रिब्स की कंट्रैक्शन और डायाफ्राम की कंट्रैक्शन की वजह से
वॉल्यूम, चेस्ट का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। अब चेस्ट का वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से अंदर का प्रेशर डिक्रीज हो जाता है एंड एयर इज मूव इनटू द लंग्स। बच्चे इंस्पायरेशन को कंट्रैक्शन फेज भी कहा जाता है, क्योंकि आपने अभी देखा कि हमारे पास यहाँ पे चीजें कंट्रैक्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन का सेकेंड नेम एक्सपायरेशन भी है और इसको रिलैक्सेशन फेज कहा जाता है। बच्चा ये बिल्कुल उल्ट है इनहेलेशन के। इनहेलेशन में हमारे पास चीजें कंट्रैक्ट हुई थी, अब एक्सहेलेशन में रिलैक्स होनी है। तो सबसे पहले डेफिनेशन है एक्सहेलेशन मीन मूविंग द एयर आउट ऑफ द लंग्स। इनहेलेशन में एयर मूव की थी लंग्स की तरफ, एक्सहेलेशन में उसी एयर ने मूव आउट करना है लंग से। अब इसके भी कुछ इवेंट्स हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पे है इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स टू मूव रिब केज इनवर्ड। देखिए जब हम सांस अंदर की तरफ लेकर जाते हैं तो यहाँ पे जो इंटरकोस्टल मसल्स कंट्रैक्ट हुए थे और ऊपर की तरफ हो गए थे। एक्सहेलेशन की डायग्राम में बच्चा यही इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और रिब केज अंदर की तरफ मूव कर जाती है। देखिए जब हम सांस अंदर लेकर गए थे तो ये ऊपर की तरफ मूव की थी, अब जब हमने सांस को बाहर निकालना है तो ये मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और इनवर्ड मूव करते हैं। सेम इसी टाइम हमारे पास जो डायफ्राम है ये रिलैक्स हो जाता है एंड मूव अप। यहाँ पे आप एरो का निशान देख रहे हैं, डायफ्राम यहाँ नीचे की तरफ मूव कर रहा है ताकि वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए, जबकि एक्सहेलेशन के प्रोसेस में ये जो डायफ्राम है ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ये दोनों जो मूवमेंट है बच्चे, ये दोनों जो मूवमेंट्स हुई हैं, इन मूवमेंट्स की वजह से हमारे पास चेस्ट का वॉल्यूम कम हो जाता है। अब हमें पता है वॉल्यूम कम हुआ है तो मतलब प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अब अंदर का प्रेशर इंक्रीज हो गया तो प्रेशर ने खुद ब खुद बाहर निकलना है, एयर ने बाहर रिलीज होना है। तो बच्चे अंदर का प्रेशर इंक्रीज हो गया है जिसकी वजह से एयर बाहर मूव आउट कर जाती है। इसकी रीडिंग देखते हैं। द इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स, इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स हो गए, रिब केज इनवर्ड मूव कर जाती हैं। एट द सेम टाइम डायफ्राम आल्सो रिलैक्स, डायफ्राम भी रिलैक्स हो जाता है एंड मूव अप। दिस टू मूवमेंट डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट। ये जो दोनों मूवमेंट हुई हैं, मसल्स का रिलैक्स होना, डायफ्राम का रिलैक्स होना, इनकी वजह से हमारे पास चेस्ट का वॉल्यूम कम हो जाता है। चेस्ट का वॉल्यूम कम हुआ तो ऑटोमेटिकली प्रेशर इंक्रीज हो गया जिसकी वजह से एयर इज फोर्स्ड आउट। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। वैसे नेक्स्ट है साइड बॉक्स। साइड बॉक्स के ऊपर क्वेश्चन राइट डाउन कर लें। हाउ मच वाटर इज लॉस्ट इन ब्रीथिंग पर डे। जब हम सांस लेते हैं तो पूरे दिन में कितना वाटर लॉस होता है। वी लॉस हाफ अ लीटर ऑफ वाटर। हम आधा लीटर पानी को लॉस करते हैं पूरे दिन में थ्रू ब्रीथिंग, सांस लेने के प्रोसेस में। दिस इज द वाटर वेपर वी सी व्हेन वी ब्रीथ ऑन टू ग्लास। ये वही वाटर के वेपर है जो हम अपने ग्लास में नजर आते हैं। वैसे कभी आप नोट कीजिएगा जब हम शीशे के ग्लास में सांस लेते हैं तो उसके ऊपर हमें पानी के बुखारात नजर आते हैं। तो बच्चे बेसिकली ये वही वाटर होता है जो ब्रीथिंग के प्रोसेस में लॉस हो रहा होता है। ये था आज का टॉपिक। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी।